नमस्कार साथियों, आदिवेश महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था। ठीक है, हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे साम्यावस्था क्या होता है उसको देख लेते हैं पहले हम लोग। तो अगर साम्यावस्था के या फिर इक्विलिब्रियम को अगर डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं इसको डू नॉट चेंज विथ या फिर अल्टर, ठीक है ना, अल्टर विथ टाइम, जिसमें समय के साथ परिवर्तन न हो, वही आपका साम्यावस्था में है। अगर इस चीज़ को समझना चाहें, मानते हैं हम, अगर इस चीज़ को समझें, आप कोई एक बॉक्स लेते हैं या फिर सॉलिड चीज़ लेते हैं, इस पर आप इस साइड से भी फोर्स लगा रहे हैं, इस साइड से भी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा नेट फोर्स होगा वो 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप इस साइड से भी फोर्स लगा रहे हैं, इस साइड से जब फोर्स लगाएंगे तो आपकी जो वस्तु होगी जहाँ पे है वहीं पे रहेगी, ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इस अवस्था को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब एक और अवस्था आती है जिसे हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसमें क्या होता है, मानते हैं पहले एक आपने कोई बर्तन लिया, इसमें आपने पानी भर दिया, ठीक है, इस प्रकार से। अब करते हैं क्या है, किसी भी नल द्वारा इसमें हम लोग पानी डालते हैं, मान लीजिए, ठीक है ना पानी डाल रहे हैं। अब जितना पानी हम इसमें डाला जा रहा है उतना पानी आप बाहर भी निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए पहली बार एक बूंद पानी गिरी तो एक बूंद पानी आपके बाहर निकल गई। इसी प्रकार से अवस्था चल रही है। तो अगर यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे, यहाँ पे पानी आप तो गिर रहा है और उतना ही पानी आपका बाहर निकल जा रहा है, ठीक है ना। तो जो आपका वाटर लेवल होगा इस बर्तन का, वो आपका समान बना रहेगा, ठीक है ना। तो यह आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। यह आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम हुआ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर इसमें बंद कर देते हैं, अगर पानी भरेंगे तो इसका वाटर लेवल बढ़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है, वाटर लेवल अपने आप को बढ़ाना तो चाह रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं जो नीचे टोटी लगी है उसमें उतना पानी बाहर निकल जा रहा है, जिसकी वजह से ये आपका वाटर लेवल इसका समान बना हुआ है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसको यहाँ पर अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो आपका वाटर लेवल कम हो जाएगा। तो कहने क्या मतलब है कि यहाँ पे आप अपने आप को ये चेंज तो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जितना पानी आपका गिर रहा है उतना आपका पानी बाहर चला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ इसको बोल सकते हैं, मान लीजिए हम इसको बोलेंगे फॉरवर्ड मानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। मान लीजिए हम जो भर रहे हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन आपकी चल रही है, और जो आपका पानी निकल रहा है इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यह इक्विलिब्रियम कब आ रहा है, जब हमारा फॉरवर्ड जो है, ठीक है ना, आपके बैकवर्ड के बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पे जब पानी का गिरना और जो पानी का भरना है, ठीक है ना, जब आपके वो मतलब दोनों बराबर हैं, जितना पानी भर रहे हैं जितना पानी अब बाहर निकल रहा है, वो जब तक आपकी बराबर हैं तो उसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं आपका इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि अगर पानी का भरना, अगर पानी गिरना, दोनों में अगर कुछ भी चेंज करते हैं तो आप देखेंगे पानी का जो लेवल होगा या फिर घटेगा या फिर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस अवस्था को तो हम लोग इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इस अवस्था को हम कब बोलेंगे इक्विलिब्रियम, जब आपका जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहे, जितना पानी आपका गिर रहा है उतना पानी आपका बाहर भी जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन जो कि आपके बैकवर्ड के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में देखें तो इसमें दो प्रकार की पहले रिएक्शन होती हैं, उसको देख लेते हैं। एक आपकी होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में देखें, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं। एक होती है रिवर्सिबल और दूसरी आपको होती है इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। इरिवर्सिबल में अगर देखें हम, पहले देखते हैं इरिवर्सिबल। इसमें क्या होगा, आपका कोई भी हमने रिएक्टेंट लिया वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो आपका घटेगा और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा आपका वो बढ़ेगा, ठीक है ना। इसका जो प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ेगा। ये आपके होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, आपका रिएक्टेंट जो भी होगा सीधा आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग, आप
NaOH आपका ये स्ट्रांग बेस है, ठीक है ना, ये आपका स्ट्रांग बेस है। आपका HCl ये आपका स्ट्रांग एसिड है, ठीक है ना। जब इसकी रिएक्शन होगी तो आपका बनेगा NaCl प्लस H2O, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो NaCl है वो सॉल्ट है, ठीक है ना। जब यहाँ पे आप इस चीज़ नोटिस कीजिए, जब NaCl और H2O जब मिलाया जाता है तो क्या हमें NaOH और HCl मिलता है? नहीं मिलता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को क्या समझें, तो आपके जब NaCl को H2O मिलाते हैं तो NaOH और HCl नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी रिएक्शन है केवल एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं है कि यहाँ NaCl और H2O जब मिलाते हैं तो आपका HCl और H2O बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं जो NaOH और HCl होता है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ समझ सकते हैं। अगर इस चीज़ का दूसरा एग्जाम्पल देखें हम लोग इस चीज़ का, तो बोल सकते हैं AgNO3 और AgCl, ठीक है ना। नहीं NaCl, ठीक है ना। जब इसका एग्जांपल देखेंगे, इसका हमारा जो प्रोडक्ट बनता है कुछ AgCl बनता है, NaNO3 बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे जो आपका AgCl है वो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और आपका रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल, ये आपका इरिवर्सिबल थी। यहाँ पे सिंपल सी बात समझिए आप लोग, सीधा सा यहाँ पे रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है। एक एग्जांपल में आप देख सकते हैं स्ट्रांग बेस से जब स्ट्रांग एसिड की रिएक्शन कराई जाती है तो आपका सॉल्ट बनता है और प्लस H2O बनता है, ठीक ना। वो आपके रिवर्सिबल रिएक्शन हुई है। अब रिवर्सिबल में देखिएगा हम लोग, रिवर्सिबल मतलब क्या होता है कि जिसकी रिएक्शन अगर आप दोनों साइड से हो, ठीक है ना, अग्रगामी भी रिएक्शन हो पश्चगामी भी रिएक्शन हो, ठीक है, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे अगर देखें इस चीज़ की एग्जांपल देखें, H2 प्लस I2, ठीक है, आपका बनेगा 2HI, ठीक है। इसमें आप देखेंगे दोनों रिएक्शन होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मान लीजिए पहली कंडीशन देखिए, मान लीजिए आपका H2 प्लस I2 से 2HI बना, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही बनेगा ये तो अपने आपको डिकम्पोज भी करना शुरू कर देगा और आपका H2 प्लस I2 भी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जब आपका H2 प्लस I2 से आपका 2HI बना तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन जब आपका 2HI से जब डिकम्पोज करेगा आपका H2 प्लस I2 बनेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो इसका रेट कांस्टेंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं KF से, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं KB से, ठीक है। इस एग्जाम्पल में और भी हम देख सकते हैं कुछ PCl5, ये आपका ब्रेक करता है, बनता है PCl3 प्लस Cl2, ठीक है ना। यहाँ पे भी जब PCl5 बनेगा, ब्रेक करेगा आपका PCl3 और Cl2 में, वापस क्या होगा, ये आपस दोनों कंबाइन करके PCl5 बनाते रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखिए ये आपकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, ये आपकी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगी, ठीक है। यहाँ तक से समझ आ गई होंगी मेरे ख्याल से। अब देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर इस चीज़ को समझें हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम ये आपकी रिएक्शन एक है, यहाँ पे आपकी एक रिएक्टेंट है, ठीक है, ये आपका पहला ये रिएक्टेंट है और आपका ये प्रोडक्ट है। अब होता क्या है यहाँ पे, पहले क्या हुआ होगा इसमें, ई रिएक्शन पहले A प्लस B से आपका M प्लस N बना होगा, ठीक है ना। लेकिन M प्लस N बनने के साथ वापस ये रिएक्शन M प्लस N जो आपका है वापस कंबाइन करके A प्लस B बनाएंगे। जो आपकी रिएक्शन इस तरीके से पहले बढ़ रही है उसको बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो इस साइड से बढ़ रही है उसको बोलेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम डिनोट करना चाहें तो ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट के, ठीक है ना। ये आपके रिएक्टेंट है, ये आपके रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। आपका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्टेंट के, और आपकी जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट के, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे आप रिएक्टेंट में क्या है A प्लस B है, तो यहाँ पे A की पावर A है, B की पावर B है, आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए M की पावर M, N की पावर N है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को अगर देखें, इस चीज़ को अगर लिखना चाहें
कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज बराबर, यहाँ पे आपका जो के एफ हो जाएगा, जो आपका रेट कांस्टेंट होता है, उसके बाद आपका ए की पावर ए होगी, बी की पावर बी होगी। इसी प्रकार से आप देखेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट आपका के बी हो जाएगा, और यम की पावर यम होगी, और एन की पावर एन होगी। अब मैंने क्या बोला था इसके पहले, कोई भी चीज़ अगर इक्विलिब्रियम में अपने आप को स्थापित करना चाहती है तो वहाँ पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और बैकवर्ड रिएक्शन होगी वो आपस में बराबर होगी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगी। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे देख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। अब एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होगी आपकी बराबर होगी। जब ये आपकी बराबर होंगे तो इसको लिख सकते हैं ये कि अब इसकी वैल्यू सिंपल सी यहाँ पर रख देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर देखें रेट ऑफ फॉरवर्ड की रिएक्शन की अगर वैल्यू रखेंगे तो आपके होगा रेट कांस्टेंट आपका फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए होगा, और ए की पावर ए है, बी की पावर बी है। और वापस आपका ये इस चीज़ को देखें, अगर आपका ये रिएक्टेंट का पोर्शन है और ये आपका प्रोडक्ट का, ठीक है ना, ये चीज़ समझते रहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, अब रेट कांस्टेंट के बी एम की पावर एम एन की पावर एन, ठीक है ना, ये आपस में दोनों बराबर हो गए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे के एफ जो है ये आपके यहाँ पे जो के बी है इसको एक साइड कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब के एफ बटे के बी कर लेते हैं पहले। अब बचता क्या हमारा है, यहाँ पर अगर देखें इस चीज़ को, पहले हमने क्या किया, इसको मान लीजिए गैप कर देते हैं इस तरीके से। अब के बी को इस साइड ला देते हैं, ठीक है ना हम, तो यहाँ के एफ बटे के बी हो गया। अब क्या करते हैं, अब के बी को हटा दे गैप कर देते हैं, अब इसको इस साइड ला देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या बचेगा, यम की पावर यम हो जाएगा और एन की पावर एन हो जाएगा बटे ए की पावर ए, बी की पावर बी, ठीक है ना, ये चीज़ें हो जाएंगी। अब इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं के ई क्यू से, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग डिनोट करते हैं के ई क्यू से। इसको हम लिख सकते हैं वापस के एफ बटे के बी बराबर के ई क्यू। हमें पता है के ई क्यू बराबर होता है, बोलें अगर सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं। अगर इसकी पावर जो भी होगी वो हो जाएंगी। तो ये आपकी रेट का इसके लिए रेट कांस्टेंट हुआ, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का रेट कांस्टेंट निकालने के लिए क्या तरीका हो सकता है वो हमने देख लिया। अगर इस चीज़ को अगर हम देखें, यही रिएक्शन आप निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए, ठीक है, ये आपके पार्शियल प्रेशर के भी निकाल सकते हैं, और आप मोलर कंडीशन के लिए भी निकाल सकते हैं, और मोल फ्रैक्शन के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए जो हम रेट कांस्टेंट होते हैं वो अलग अलग डिनोट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आर भी के पी आपका है जो पार्शियल प्रेशर के लिए है, आपका ये मोलर कंसंट्रेशन के लिए है, और आपका ये मोलर फंक्शन के लिए है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है।